हिंदी क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का भूगोल अध्याय 6 यानी लेसन 6 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी अर्थ्स मेजर सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्थल रूप यानी जिसको हम टोपोग्राफी बोल सकते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। जो हमारी पृथ्वी है उस पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल रूप मतलब क्या, जैसे स्थल है उस पर पहाड़ आप देख लीजिए, मैदान देखिए, पठार देखिए, चट्टान देखिए, ये सब इसका स्थल का ये एक तरह का रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है उस पर सब जगह एक समान चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, कहीं ऊंचे दिखेंगी तो कहीं नीचे, यानी पहाड़ आपको ऊंचा दिखा, मैदान मान लीजिए नीचे है, और कुछ इसका भाग जो है वो समतल है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब ये स्थल रूप बनते कैसे हैं, तो दो प्रक्रिया हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये बनते हैं। पहला है आंतरिक प्रक्रिया यानी इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में होता क्या है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। हमारी जो पृथ्वी है हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें लगातार गति हो रही है, यानी पृथ्वी में हमारी क्या हो रही है, लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्योंकि पृथ्वी हमारी गति कर रही है। अब गति करने के दौरान क्या होता है ना, कि जो पृथ्वी की सतह है वो कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं क्या हो जाती है, धंस जाती है। वो किसके कारण हो रही है, तो उसके आंतरिक प्रक्रिया के कारण हो रही है, यानी इंटरनल प्रोसेस के कारण हो रही है। दूसरा है बाह्य प्रक्रिया। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया को हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। स्थल जो हमारा है वो लगातार क्या हो रहा है, टूट रहा है और बन रहा है, टूट भी रहा है और क्या हो रहा है, बन रहा है। यानी स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया जो है उसको हम कहेंगे क्या, बाह्य प्रक्रिया यानी एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्स्ट्रा समझ रहे हैं, मतलब उसके इंटरनल हो गया अंदर और एक्सटर्नल हो गया उसके बाहर। इंटरनल आंतरिक यानी अंदर, बाह्य यानी बाहर। अब इसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसको आप आंतरिक प्रक्रिया बोल देंगे, और जो इसके बाहर प्रक्रिया हो रही है उसको हम बाह्य प्रक्रिया बोलेंगे। तो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया, यानी बन रही है, यहाँ पे आंतरिक प्रक्रिया में क्या हो रही है, ऊपर हो रही है और नीचे धंस रही है। और यहाँ बाह्य प्रक्रिया है, तो बाह्य प्रक्रिया में क्या हो रही है, जो बनी हुई है वो टूट रही है, जब बन रही है फिर टूट रही है। तो ये हो गया आपका बाह्य प्रक्रिया यानी एक्सटर्नल प्रोसेस। पहाड़ी जिसको आप माउंटेन बोल सकते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। आसपास की भूमि, आपका ये भूमि हो गया और इस पर से ये ऊंचा उठा हुआ हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये पहाड़ी हो गया। इसको आप पर्वत बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब 600 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। जब 600 मीटर से अधिक ऊंची हो जाती है, जब ये 600 मीटर से अधिक ऊंची हो जाती है तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। यानी पहाड़ी है, ये जब छोटी है तो पहाड़ी है, लेकिन यही जब 600 से ऊपर उठ जाएगी तो ये पर्वत बन जाएगी। अपरदन, अब हम पढ़ेंगे अपरदन के बारे में, यानी इरोशन के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह है वो टूटकर घिस जाती है। पृथ्वी की सतह लगातार गति करती रहती है तो उसका सतह क्या होता है, टूटकर घिस जाता है। जब टूटकर वो घिस जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम अपरदन कहेंगे। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। अपरदन की क्रिया जब होती है तो सतह क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है।
दो प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है, यानी अपर्दन से जो सतह घिसकर टूट कर घिस जा रही है, वही निक्षेपण से क्या हो रही है, फिर इसका पुनः निर्माण हो जा रहा है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होते हैं। कह रहा है कि ये दोनों प्रक्रिया किसके द्वारा हो रहा है, तो जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होते हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी हम आपको बताएं ही पहले कि ये हमारा स्थल रूप है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। तो इन रूपों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्गीकृत कर दे रहे हैं, यानी अलग अलग करके बांट दे रहे हैं। अब हमारे इसी में आता है कि जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा ही ये प्रक्रिया हो रही है। तो हमारा जीवन किस पर संभव है, हमारा जीवन तो जीवमंडल पर संभव है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम पर्वत के बारे में। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पर्वत है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जो पर्वत का शिखर होता है वो छोटा होता है, और जो इसका आधार, ये हो गया आपका आधार, ये चौड़ा हो गया, चौड़ा होता है। ये पर्वत बन गया, ये इसका आधार हो गया, ये चौड़ा हो जाएगा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जो इसका आसपास का क्षेत्र होगा, इससे ये क्या होगा, बहुत ही ऊंचा होगा। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। जब हम पर्वत के ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे जो जलवायु है हमारी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। यहाँ पढ़ते हैं हम हिमानी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। जब पर्वत बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाते हैं तो उस पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है, तो इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। ऊंचाई पर वैसे ही जाने पर क्या होता है, जलवायु ठंडी होती रहती है। तो पर्वत बहुत ज़्यादा जब ऊंचा होता है तो वहाँ बर्फ़ जम जाती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिमानी कहते हैं। उस पर बर्फ़ जमा रहता है, उस चीज़ को हम हिमानी बोलते हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। कुछ पर्वत ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर हैं तथा जिन्हें हम नहीं देख सकते, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के, कठोर जलवायु, यहाँ समझिए, जो कठोर जलवायु है उसके होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ लोग निवास कर पाएंगे, वहाँ जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो बहुत ज़्यादा ठंडक में धूप यदि नहीं मिले तो आदमी भी पहाड़ के ऊपर जैसे हिमानी जमता है ना, वैसे ही वहाँ जम जाएगा, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। जो वहाँ का धरातल होगा वो खड़ी ढाल का होगा तथा कृषि योग्य भूमि भी वहाँ नहीं होगी। इसलिए कह रहा है कि तथा कृषि योग्य भूमि की वहाँ कमी होती है, इसलिए भी वहाँ लोग नहीं बच सकते। मान लीजिए जहाँ ठंडक भी पूरा हो और कृषि योग्य भूमि ही ना हो, वो जहाँ वहाँ का ज़मीन जो है वो ढाल वाली है, तो वहाँ पे ऐसे ही जनसंख्या नहीं बच सकती है। यहाँ पढ़ते हैं श्रृंखला। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। कर पर्वत एक रेखा के क्रम में भी क्या हो सकती है, तो व्यवस्थित हो सकती है, जिन्हें हम श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पर्वत हो गया, तो ऐसे ऐसे बना हुआ पर्वत है, तो ये इसका क्या बन गया, ये श्रृंखला हो गया। कर बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, यानी
ये बहुत दूरी में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। जो पर्वत है उसकी ऊंचाई और आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है। अब यहाँ है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रमशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ है मनाकी पर्वत। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इनकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंची है। किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर है। कौन सा पर्वत है, तो मनाकी पर्वत है। मनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में है। इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, जो एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम कौन से पर्वत के बारे में, वलित पर्वत के बारे में। 3 पर्वत है, एक वलित पर्वत है, भ्रमशोत्थ पर्वत है तथा ज्वालामुखी पर्वत है। वलित पर्वत जिसको आप वैली माउंटेन कह सकते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। इनकी सतह कैसे है, ऊबड़ खाबड़ है तथा शिखर जो है वो शंकाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो भारत की अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, अपर्दन की प्रक्रिया जब होती है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये जो श्रृंखला है वो ये जो श्रृंखला है वो क्या हो गई है, घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए अपर्दन के कारण ही ये क्या हो रही है, तो ये घिस जा रही है, यानी अपर्दन हो रहा है, इसी वजह से ये घिस गई है। और कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत कैसा है, तो गोलाकार दिखाई देता है एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये जो पर्वत हैं ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। यहाँ पढ़ते हैं भ्रमशोत्थ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब बहुत बड़ा भाग हो और वो टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। यानी जब बहुत बड़ा पर्वत हो और उसका भाग क्या हो रहा है, टूट गया हो, तब उसका ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब वो कौन सा पर्वत बन जाता है, तो भ्रमशोत्थ पर्वत बन जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रावेन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि ऊपर उठे हुए, यहाँ पे देखिए ऊपर उठा हुआ जो आपका भाग है वो ऊर्ध्वाधर हो गया, यहाँ ऊपर उठ गया है जो, और नीचे धंसे हुए, यहाँ पे धंस जाएगा। ये जब बहुत बड़ा भाग टूट जाएगा, मान लीजिए पहाड़ का भाग टूट गया है, तो यहाँ का जो ऊर्ध्वाधर रूप है वो विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, ये ऊपर उठा हुआ खंड है, ये उत्खंड है, और नीचे ये जो धंस जाता है, यहाँ जब खंडन उसका होता है तो वो क्या होता है, धंस जाता है, नीचे धंस जाता है, तो उस खंड को हम द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रावेन कहते हैं। इसको द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। यूराल की राइन घाटी तथा
वास्चेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यूराल की राइन घाटी तथा वास्जन पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र के उदाहरण हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, जब ज्वालामुखी का क्रिया होता है उसके उपरांत बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि पर्वतों के जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा कि पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और पनबिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। जो पठार है वो उठा हुआ रहेगा और सपाट रहेगा। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जो आसपास का क्षेत्र होगा उससे अधिक ऊंचाई पर होगा तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, यानी ऊंचा होगा लेकिन मेज जितना चिकना जितना सीधा होता है उस तरह से ये क्या होगा, सीधा होगा यानी सपाट होगा। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। कोई पठार होता है जिसका एक हो और या किसी का एक से अधिक भी किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। जिसका ढाल जो मतलब ढलान होता है वो कैसा होता है, तो वो खड़ा होता है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि भारत में कौन सा पठार है जो पुराना है, तो आप बोल सकते हैं भारत का दक्कन का पठार। ठीक है, भारत में कौन सा पठार, तो भारत में दक्कन का पठार। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसी प्रकार के ये पठार हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी है और अफ्रीका में भी है। और भारत में हमारा कौन सा पठार है, तो वो दक्कन का पठार है। यहाँ पढ़ते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आंसर होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्यम समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। जिसकी ऊंचाई है वो समुद्र तल से, क्योंकि पठार की ऊंचाई जो है समुद्र तल से मापी जाती है, तो उसकी ऊंचाई है 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। जो पठार होते हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं, उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। फिर एक बार से सुन लीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है। अफ्रीका का पठार। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना और हीरा के लिए, हीरा के खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें किस चीज़ का भंडार है, तो लोहा, कोयला और मैग्नीज का भंडार है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। यहाँ जो नदियाँ है वो ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार।
यहाँ हम पढ़ेंगे कौन से पठार के बारे में, तो लावा पठार के बारे में। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है। जो काली मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, यह खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। वो काली मिट्टी खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पढ़ते हैं मैदान। स्थल रूप का भी ये एक रूप है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो मैदान है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। वो कितना मीटर से ऊंचे अधिक नहीं होते हैं, तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। जो अधिकांश मैदान है वो किससे बने होते हैं, तो नदियों और उनकी सहायक नदियों से वो बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। जो नदियाँ है वो नीचे की ओर बहती है और उन्हें क्या कर देती है, मैदान को अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। जो अपर्दित पदार्थ होते हैं उसको अपने साथ क्या करती है, आगे की तरफ लेके जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे, अब वो कौन कौन से पदार्थ ढोती है, यानी कौन कौन से पदार्थ अपने साथ लेके जाती है, तो वो पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जो है वो क्या कर देती है, घाटी में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। पत्थर, बालू और सिल्ट जो है, इन्हीं सब से जब निक्षेपित होके आ जाता है तो उससे किसका निर्माण हो जाता है, तो उसका मैदान का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। बहुत सारे मैदान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा ही ये मैदान बनाए गए हैं। अपर्दित और निक्षेपित क्रिया के द्वारा जो एशिया में स्थित करें यहाँ पे उपजाऊ होते हैं। जो एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। यानी ये मैदान इसी तरह से बने हुए हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। मैदान में ही मनुष्य बसते हैं, वो मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। मैदानी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि मकान बनाना, यहाँ पे खेती करना काफ़ी हद तक संभव होता है। काफ़ी हद तक क्या, यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र होती है उसी पे हम मकान बना सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए मैदान क्षेत्र में अधिक लोग बसते हैं। यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। चूँकि यहाँ आखिर लोग बसते क्यों हैं, मैदानी क्षेत्र में ही लोग क्यों बसते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि जो होती है वो समतल होती है और यहाँ कृषि योग्य भूमि होती है। यहाँ पे मकान बनाना बहुत ही आसान होता है और अच्छे से सब लोग रह पाते हैं। यानी मैदान है तो इसमें खेती बाड़ी भी अच्छे से होगी, मकान भी आपका अच्छे से बन जाएगा और खाने योग्य आपको अच्छे से चीज़ें भी मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ पे लोग अधिक बसते हैं। यहाँ है गंगा का मैदान। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। जो भारत में गंगा का मैदान है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। अभी हमने आपको बताया कि मैदान में लोगों का बसना आसान होता है। मैदानी क्षेत्र में ही अधिक लोग इसलिए बसते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि मिल जाती है। अब पर्वतीय क्षेत्र में जीवन कठिन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं मिल पाती है, वहाँ बहुत कमी होती है कृषि योग्य भूमि की। तो यहाँ कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होती है।
जाहिर सी बात है कि जहाँ आपको खेती बाड़ी करने की अच्छी ज़मीन मिल जाएगी, घर बनाने के लिए अच्छा समतल भूमि है, वहाँ आपका जीवन सरल होगा ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी भूमि हमें नहीं मिलेगी जहाँ हम अच्छे से खेती कर सकें, अपना घर बना सकें, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कठिनाई होगी ही। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। देखिए, मैदान में घर बन सकता है, सड़क बन सकता है, रेल बन सकता है, रेल की पटरी लाइन है वो बन सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ये सब नहीं हो पाती है, बहुत ही कठिनाई होती है इन सब चीज़ों को करने में। इसीलिए कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के तुलना में मैदानी क्षेत्र ज़्यादा अच्छी है लोगों को बसने के लिए। पर्वत पठारों से ऊंचाई के कारण भिन्न होते हैं। जो पर्वत है वो पठार से ऊंचाई होने के कारण भिन्न है, यानी उसके ऊंचापन के कारण वो पर्वत और पठार दोनों अलग हैं। हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। आपको पढ़ाया गया है कि हिमानी पर्वत के ऊपर जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ ठंडी जलवायु होने लगती है और पर्वत के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। उस जमी हुई बर्फ़ को आप हिमानी कहते हैं। तो यहाँ हिमानी पर्वतों के ऊपर ही पाई जाती है। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। यांगत्से नदी चीन में बहती है। यांगत्से नदी है वो कहाँ बहती है? तो वो चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सा है? तो आल्प्स है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। जो समतल भूमि है और विस्तृत क्षेत्र है उसको हम मैदान बोलते हैं। हिमालय एवं आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। पर्वत का ही एक क्रम है जिसको हम श्रृंखला बोलते हैं। मैदान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। सही बात है, मैदान क्षेत्र ही है जो कृषि के लिए अधिक उत्पादक क्षेत्र माने गए हैं। आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।